हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो है एक मुस्लिम लीग। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। मुस्लिम लीग के बाद हम सूरत स्प्लिट भी पढ़ेंगे और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी जो है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हो। अभी हम लास्ट की वीडियोस की बात करें, कुछ वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, जैसे 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा, हमने आईएनसी के बारे में पढ़ा था, बंगाल का पार्टीशन वगैरह हो गया, वो सब कुछ हम लास्ट वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर आज हम स्टार्ट करें मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है उसकी कहानी और उसका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है वो हम शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छी लगेगी और आप वीडियो को शेयर भी करोगे। मुस्लिम लीग की बात करें यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है सर सैयद अहमद खान। उससे भी पहले हम बात करें 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट हाँ ब्रिटिश को इतना पता लग गया था कि इंडिया जो है यहाँ पे यूनिटी देखने को मिली थी कि हिंदू मुस्लिम एक हैं और ये फिर से अगर कभी रिवॉल्ट करेंगे तो हमारे लिए पंगा खड़ा हो जाना, हमने उससे पहले इनको शांत करना है। तभी बंगाल का विभाजन भी करा था और समझ आ गया था हिंदू मुस्लिम को यूनाइट नहीं होने देना, इनको किसी न किसी तरह से अलग करके रखना है। अगर हम इनको अलग करके रखेंगे, आपस में क्लैशेस पड़ेंगे, जब आपस में क्लैशेस पड़ेंगे तो हमारे लिए इजी बन जाएगा, क्योंकि आपस में लड़ते रहेंगे और हमारे लिए रूल करना इजी रहेगा। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़, तो हमने देखा था आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने लिए 18 आईएनसी की स्थापना भी करवाई थी, कुछ अपना कुछ सोच के, तो और बाद में बंगाल विभाजन भी करवाया था। तो स्टार्टिंग से ऐसा काम चल रहा था और बीच में वो ऐसे काम कर रहे थे जहाँ पे मेजॉरिटी थे मुस्लिम, उनको कह रहे थे कि आप उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लो। तो इस तरह के काम को कंटिन्यूसली करते जा रहे थे, जैसे कि फूट पड़ते रहे, मतलब डिवाइड एंड रूल वाले सिस्टम को स्टार्टिंग से चलाते जा रहे थे। अब बंगाल का विभाजन भी हो गया था, आप सभी को पता है। अब बंगाल का विभाजन भी बेसिस पे करा था कि हिंदू अलग कर दो, मुस्लिम अलग कर दो, 2 स्टेट्स बना दो, एक हिंदू मेजॉरिटी वाली, एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाली। तो आपको सामने क्लियरली किसी को भी पता लगेगा कि कहाँ रिलीजन के बेस पे यहाँ पे डिवाइड करा जा रहा है। अब यहाँ पे बात करें सर सैयद अहमद खान की बात करें तो हमने यहाँ पे पढ़ते हैं इनके बारे में। जब इनका जन्म होता है, जब ये यंग एज में पहुँचते तो होता गया कि उस टाइम पे मुगलों का भी, क्योंकि 1817 के करीब बर्थ होता है 1817 में, तो बाद में मुगलों का एम्पायर चल रहा था कुछ देर के लिए, लेकिन मुगल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। उनको पता है कि मुगलों के साथ जाने का कोई बेनिफिट है नहीं है। हालांकि इनके जो आगे जो है जैसे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो सारे मुगलों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन पता है कि हाँ मुगलों से काम करने कोई बेनिफिट नहीं है, तो ब्रिटिश जहाँ पर हैं उनके साथ काम करते ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो उनके ऑफिस में काम करते रहते हैं, अच्छी पोजीशन में क्लर्क वगैरह करते करते सीनियर, मतलब जल्दी प्रमोशन मिलते रहते हैं और लॉयल रहते हैं, वफादार रहते हैं उनके प्रति। जो अगर हम अंग्रेज़ की बात करें, बिल्कुल लॉयल्टी से उनके खिलाफ, उनके साथ में काम वगैरह करते हैं। और समझ आ जाता है कि हाँ अब ब्रिटिश को भी ऐसा बंदा चाहिए था जो कि मतलब हमारे सुने और इंडियन हो, और इंडियन भी और हमारे भी सुन रहे, इस तरह का पता लग रहा था। और डिवाइड एंड रूल वो ऑलरेडी चला रहे थे यहाँ पे। तो सर सैयद अहमद खान की बात करें 1876 में रिटायरमेंट हो जाती है। हालांकि स्टार्टिंग में पूरी तरह से विरोध नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का, लेकिन दिल में था कि हाँ हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम्स के लिए अलग सब कुछ होना चाहिए, मुस्लिम्स को अलग राइट मिलने चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी अलग है तो अलग सब कुछ है, दिमाग में सब कुछ चल रहा था। 1876 में रिटायरमेंट हो जाती है, जो ब्रिटिश में ऑफिशियल में काम कर रिटायरमेंट हो जाती है। 1885 में क्या होता है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, हमने लास्ट की वीडियो में देखा था। जब 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है तो माना जाता है कि सर सैयद अहमद खान का कहना होता है कि ये जो है हिंदू मेजॉरिटी है, यहाँ पे जो मैक्सिमम में है वो सारे के सारे हिंदू हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि हमें हिंदू मेजॉरिटी वालों को सुनना नहीं चाहिए, हमें अपना एक मुस्लिम संगठन बनाना चाहिए, इस तरह की सोच सामने आती है। और आपको पता है कि एक तरफ जब हमने बात की थी, सेशन चल रहा होता है, एक टाइम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्याबजी भी होते हैं। हमने कहा था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, बदरुद्दीन त्याबजी, ट्रिक से याद करा था। उस टाइम पर कहा जाता है मुसलमानों को कि आपने क्या करना है, बदरुद्दीन त्याबजी की बात नहीं माननी है, आईएनसी को ज्वाइन नहीं करना है, आईएनसी को ज्वाइन करने का बेनिफिट नहीं है, वो एक हिंदू संगठन है, हमें अपना अलग से संगठन बनाना होता है। हालांकि आपको पता है जब आईएनसी बनी तो उसमें मेजॉरिटी में कई सारे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, हालांकि वहाँ पे भी यूनिटी थी, बट हाँ कुछ एक पोर्शन ऐसा अलग हो रहा था। जैसे सर सैयद अहमद खान की बात करें, सोच थोड़ी सी अलग बन रही थी कि मुस्लिम्स के लिए सब कुछ अलग होना चाहिए। अब होता क्या है, 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है और 1886 में सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तैयार कर दिया जाता है 1886 में। इतना आपको याद रखना है, ये कहानी आप थोड़ी रिलेट करते जाना। आगे होता क्या फिर
1886 की बात करें तो बाद में 1896 के करीब इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब डेथ के बाद क्या होता है, आगा खान जैसे लीडर कुछ होते हैं जो कि उस टाइम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ कॉलेज की बात करें, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के चीफ वगैरह रह होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं वो सारी इसी विचारधारा पर चलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मुस्लिम्स के लिए सब कुछ अलग होना चाहिए, ऐसा मानना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता है कि जब 1886 में आईएनसी की स्थापना हुई थी, अंग्रेज़ों का ये था कि हाँ किसी तरह से इनको अलग करने का सोचना है, इनको अलग बनाना है। फिर जब बंगाल विभाजन वगैरह भी हुआ था 1905 में, तो बंगाल विभाजन कर दिया, हिंदू अलग कर दिया, मुस्लिम अलग कर दिए। और उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी, लेकिन कुछ हुआ ऐसा था कि वहाँ पे आपको बताया था लास्ट की वीडियो में कि वो यूनिटी डे मनाने के लिए फिर लोगों ने एक दूसरे को राखियाँ बांधी थी, गंगा स्नान किया था, तो कुछ फेस्टिवल्स, हिंदू फेस्टिवल्स को भी यूज़ करा गया था अपना रिवॉल्यूशन को के फैलाने के लिए, लोगों को मतलब बताने के लिए कि अंग्रेज़ किस तरह का काम कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने उसको बेनिफिट उठाया, उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि देखो जब आपने देखा होगा हमने बंगाल विभाजन करा तो हिंदुओं ने गंगा स्नान करा था, हिंदुओं ने ये करा था, हिंदुओं ने वो करा था, मतलब वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ अंग्रेज़ों की बात करें वो वहाँ पर भी ये सब ट्राई कर रहे थे, मतलब अपने मकसद पर सक्सेसफुल होते जा रहे थे। एक तरफ एक अलग विचारधारा के लोग भी उनको मिल गए थे जैसा वो चाहते थे, और अलग स्टेट भी बना दी थी दो, और जैसा वो सोच रहे थे उस सोच पर कुछ लोग काम भी कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पे सब कुछ आसान होता जा रहा था। करते करते क्या होता है कि वहाँ पे उस टाइम वायसराय कौन था इस टाइम पीरियड पर, लॉर्ड मिंटो। हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि बंगाल का विभाजन हुआ था, कौन था वायसराय, लॉर्ड कर्जन था ना। तो 1905 में कर्जन को वापस बुला दिया था और 1906 में जो है वो लॉर्ड मिंटो को वायसराय बना दिया था। तो यानी कि जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना होती है उस टाइम पीरियड पर वायसराय लॉर्ड मिंटो होता है। तो उस टाइम जो है ये बात की जाती है लॉर्ड मिंटो के थ्रू, किसी तरह से बातचीत करवा के, तो लॉर्ड मिंटो के सामने बातचीत करी जाती है कि हमें जो है एक अलग मुस्लिम संगठन चाहिए, हमें अलग राइट्स वगैरह चाहिए, हमें अलग नौकरी वगैरह चाहिए, इस तरह की बातें करी जाती है। और मिंटो कहता है कि हाँ मैं आपकी बातें वगैरह मान भी लूँगा। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, कहाँ तक पहुँच चुके थे हम। हाँ हमने लॉर्ड मिंटो की बात करी, तो यहाँ पर डिस्कशन वगैरह करी जाती है और कहा जाता है कि हमें अलग से रूल्स वगैरह, हमें अलग से जैसे सीट वगैरह चाहिए, मतलब कुछ बातें करी जाती है कि मुस्लिम्स को हमें अलग से राइट मिलने चाहिए, इस तरह की बातें वहाँ पे लॉर्ड मिंटो से करी जाती हैं। और फाइनली जाके होता क्या, 1906 की बात करें, 1906 में 30 दिसंबर को क्या होता है, ढाका में फिर से बात करें कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की फिर से एक बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। जब ये बना होता है ना उस टाइम डिसाइड करा होता है कि इस कॉन्फ्रेंस में कभी पॉलिटिकल बातें नहीं करी जाएंगी, लेकिन उस टाइम सर अहमद खान की डेथ हो गई उस टाइम, तो वो है नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिक्स पर लाई जाती है और यहाँ पे कहा जाता है कि हम एक मुस्लिम संगठन बनाएंगे और उसका नाम जो है पेश कर जाता है। पहले कुछ नाम रखा जाता है, बाद में उसका नाम जो सारे डिसाइड करते हैं वो होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और सजेस्ट कौन करता है, ये जो ढाका का नवाब होता है उसमें ख्वाजा सलीमुल्लाह। अब हालांकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ढाका के नवाब है ख्वाजा सलीमुल्लाह, स्टार्टिंग में ये जो है आईएनसी के सपोर्ट में रहते हैं, स्टार्टिंग में आईएनसी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, अंग्रेज़ों को पता है पैसा वगैरह देना, उन्होंने वो पैसा वगैरह खिला देते हैं और बाद में अपनी बातों में ला के, तो इनको भी फिर बाद में क्या होता है, ये भी उनके अगेंस्ट होते हैं, आईएनसी के अगेंस्ट, और ये भी मुस्लिम लीग में पार्टिसिपेशन करते हैं और ये नाम सजेस्ट करते हैं इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 30 दिसंबर 1906 को होती है ढाका में। अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें कहाँ पे, लखनऊ में है। और उस टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो उस टाइम वायसराय होता है। और फाउंडर को इसको कहा जाता है यहाँ पे एक ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, आगा खान जो कि पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, और उसके सदर नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये तीन आपको नाम याद रखने, ये हो गए फाउंडर हमारे मुस्लिम लीग के। अब यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये मुस्लिम लीग आपको सारा फंडा क्लियर हो गया होगा, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है, आईएनसी अलग हो गया और मुस्लिम लीग यहाँ पर अलग हो गई, इतना आपको समझ आ गया। यानी कि एक दो स्टेट भी बन चुकी थी, अब एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी के नाम से, उसके भी दो टुकड़े कर दिए, एक मुस्लिम लीग अलग हो गई, एक आईएनसी अलग हो गई। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा अंग्रेज किस तरह से डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे काम कर रहे थे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, इसको पार्टिसिपेट नहीं करता है वो इस मीटिंग में। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें 1913 में, स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइनिंग वगैरह करता, 1913 में जाके मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसे ज्वाइन कर लेता है, किसके, मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। जब ये स्थापना तो 1906 में, उस टाइम पीरियड में मोहम्मद अली जिन्ना जो है कांग्रेस के फेवर में होता है। तो 1905 में जो जीके गोखले के अंडर प्रेसिडेंटशिप के ऊपर जो मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, वो वहाँ पे जाता है, ना कि यहाँ पर आता है। लेकिन 1913 में ढाका को भी मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये तो क्या मुस्लिम लीग का बेसिक सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम आगे सूरत स्प्लिट की तरफ बढ़ेंगे, बट सूरत स्प्लिट से बढ़ने से पहले आपको ये कलकत्ता सेशन जो जानना पड़ेगा,
कलकत्ता सेशन की बात करें जो कि 1906 वाला हुआ था, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेशन कराए थे आईएनसी के, कब कौन हुआ था, प्रेसिडेंट कौन था। जो 1906 वाला हुआ था कलकत्ता में हुआ था, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ पर होता क्या है, 1905 में कौन आ गया, जी.के. गोखले। आपको बताया था ना लास्ट टाइम कि आईएनसी जो है वो दो पार्ट से बन रहा था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट्स थे वो नरम, जो को नरमपंथी कहते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट जो को गर्मपंथी कहते हैं। मॉडरेट्स का मानना वही था, सिंपल पटिशन वगैरह फाइल करो तो उसके बाद केस वगैरह सॉल्व हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अंग्रेज मान जाएंगे। लेकिन जो गर्म दल वाले थे, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका मानना था कि हमें सिंपल बात करने से कुछ नहीं होने वाला, विरोध वगैरह करना पड़ेगा। यहाँ पे अब मॉडरेट्स का ये था कि देखो वो स्टार्टिंग से कह रहे थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि जो मॉडरेट्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इनके जो प्रेसिडेंट कई सारे बन चुके हैं, प्रेसिडेंट हमारा बनना चाहिए, हमारे तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन 1905 में जी.के. गोखले आ जाते हैं, अब सारे उनको मतलब मानते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट जो है पीछे हट जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि 1906 की बात करें, 1906 में तो दादा भाई नौरोजी हो गया, 1907 में सोचते हैं, 1906 की बात कर लेते हैं पहले। 1906 में उनको पूरा का पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ इस बार जो हमारा प्रेसिडेंट जो है आईएनसी का वो हमारा एक्सट्रीमिस्ट से कोई चुन के आएगा, मॉडरेट्स का कोई नहीं बनने वाला है। मॉडरेट्स चाहे हालांकि हम बात करें पिटिशन वाले कामों पे करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बड़ा तेज़ हुआ करते थे। अब ये क्या करते हैं, चाहते कि मॉडरेट्स चाहते थे कि हम जो भी प्रेसिडेंट बनेगा आईएनसी का वो हमारा मॉडरेट्स वाला ही होना चाहिए, हमारी सोच वाला होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट का नहीं होना चाहिए। ये क्या करते हैं, 1906 में जब कलकत्ता सेशन चल रहा होता है उस टाइम पे नॉमिनेशन किसके फाइल कर देते हैं, दादा भाई नौरोजी की। अब ये किसने काम किया, मॉडरेट्स ने काम किया। अब दादा भाई नौरोजी की बात करें, रिस्पेक्टेड पर्सन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अब जब इनको नॉमिनेशन करा, अब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे ये तो बाल गंगाधर तिलक बने, ये तो लाला लाजपत राय जो प्रेसिडेंट बनने चाहिए। बट सामने किसको लेके आते हैं, मॉडरेट्स की बात करें, दादा भाई नौरोजी को। अब जब दादा भाई नौरोजी सामने आ गए तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें या फिर लाला लाजपत राय की बात करें, अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, क्योंकि इनका अगेंस्ट तो खड़े हो नहीं सकते, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट वगैरह है। तो इसका मतलब दोबारा से क्या हो गया, दादा भाई नौरोजी ही प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं हर बार हम यहाँ पे बनने का ट्राई करते हैं, कोई ना कोई रिस्पेक्टेड पर्सन सामने लेकर आते हो तो हमारी सोच तो खत्म हो जाएगी। इस तरह से ऐसे काम नहीं चलने वाला है। चाहे इस बार जो है नौरोजी जी यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन हमारे कुछ मांगों को मानना पड़ेगा, आपको आईएनसी को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन याद रखना कि जो आईएनसी का सेशन हुआ था 1906 वाला कलकत्ता में, जब दादा भाई नौरोजी यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, 4 रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करे गए थे जो कि सजेस्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप जो है इसका रेजोल्यूशन पास करके हम स्वदेशी मूवमेंट को वो करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, बाइकआउट को सपोर्ट करेंगे, स्वराज की मांग करेंगे, नेशनल एजुकेशन को हम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो हमारे पास मॉडरेट्स थे उनको मानना था कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस पर हमने देखा था कि स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट चला था कि इंडिया की बनी चीज़ों को यूज़ करना है, अंग्रेज़ों को कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो वहाँ पे मॉडरेट्स का मानना था कि जो हम ये जो प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, जो भी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बंगाल में सब कुछ हुआ है तो बंगाल से बाहर क्यों ले जाना। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का मानना था जो आंदोलन है पूरे इंडिया में जाना चाहिए। तो एक वो भी इस तरह से भी मतलब कई तरह के ऐसे केसेस हो रहे थे जब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बनते जा रहे थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग होते जा रहे थे। तो यहाँ पर कहा गया 4 बातें मानो और रेजोल्यूशन पास करा गया था कि हम इसको फेवर करेंगे। यहाँ पे पहली बार जो स्वराज की मांग कब उठाई गई थी, 1906 वाले सेशन में। स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हालांकि एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, उन्होंने तो कहा था, लेकिन मॉडरेट्स जो है वो चाहते थे कि अभी भी अंग्रेज़ों के साथ में रहकर काम करें। तो वो कहते थे सेल्फ गवर्नमेंट तो आएगी लेकिन अंग्रेज़ों के अंडर रहेगी, हमारी अपनी सरकार होगी लेकिन अंग्रेज़ों की बात मान के करेंगे। इस तरह की सोच चल रही थी। उसके बाद क्या था कि इनका फाइनली अलग होना तय हो चुका था कि अब जो है आप साथ नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल ही उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, तो साथ में रहने का बेनिफिट है नहीं, हम यहाँ पे अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं सूरत स्प्लिट 1907 की। सूरत में सेशन होता है 1907 में आईएनसी का सेशन होता है 1907 में। जैसे कि 1906 में कलकत्ता में हुआ, 1907 में कहाँ पे होता है, सूरत में होता है। यहाँ पे स्प्लिट क्यों यूज़ करा है, क्योंकि सूरत में स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस जो है यहाँ पे 2 पार्ट में बन चुकी थी, एक हो गए थे मॉडरेट्स, एक हो गए थे एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पे होता क्या है, एक्सट्रीमिस्ट फिर से चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय जो प्रेसिडेंट बनने चाहिए। अब लेकिन होता क्या है, जो मॉडरेट्स की बात करें यहाँ पे, वो चाहते थे कि सेशन जो सूरत में हो। मॉडरेट्स चाहते थे सेशन सूरत में हो और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि सेशन जो नागपुर में हो। क्योंकि अगर मॉडरेट्स के अकॉर्डिंग अगर सेशन सूरत में होता ना, अगर सूरत में हो जाता तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय वहाँ पे प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते थे, प्रेसिडेंट मॉडरेट्स का बनना था। और फाइनली आपने जाकर देखा सेशन हुआ भी कहाँ पे,
सेशन होता भी सूरत में। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो एक्सट्रीमिस्ट की मांग जो है वो पूरी तरह से ठुकरा दी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, 26 दिसंबर 1907 को रास बिहारी घोष की बात करें, यहाँ पे जो है इनको नॉमिनेट कर दिया था प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट का प्रेसिडेंट नहीं बन रहा है। अब फाइनली यहाँ पे और वेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वायलेंस हो जाती है, यहाँ पे अच्छी खासी झड़प वगैरह हो जाती है। और जिसके बाद क्या होता है, फाइनली जो है वो कांग्रेस दो पार्ट में बंट गई, मॉडरेट्स अलग हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो कितनी देर तक वेट करेंगे, उनका प्रेसिडेंट कोई बन ही नहीं रहा यहाँ पे। और इसके बाद क्या होता है, जो मॉडरेट्स की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले जो मॉडरेट्स को लीड कर रहे होते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को लाल बाल पाल, जो हमने बात करी लास्ट की वीडियो में भी, ये इसको लीड कर रहे होते हैं। स्वदेशी मूवमेंट इसी के साथ जो चल रहा होता है वो 1908 में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लाला लाजपत राय की बात करें, जेल हो जाती है, कुछ एक्टिव पॉलिटिकल लीडर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं, अंग्रेज कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जिसके अकॉर्डिंग सबको दबाया जाता है। तो धीरे धीरे करते करते स्वदेशी मूवमेंट जो 1908 में ख़त्म ही हो जाता है। आपको समझ आ रहा होगा मुस्लिम लीग की स्थापना के रीज़न क्या थे, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे होती है, उसी के साथ समझ आया होगा आपको कलकत्ता सेशन क्या था, और सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, कांग्रेस दो पार्ट में कैसे बंट गई थी। क्योंकि काफ़ी स्टार्टिंग से ही जो इनमें मतभेद चल रहे थे, एक टाइम में ऐसा आना ही था जब इन्होंने स्प्लिट होना था, और आखिर 1907 के सेशन में दोनों जो स्प्लिट हो जाते हैं। हम आगे बात करते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स की। 1908 में जो आते हैं, 1909 में आते हैं। 1908 में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गया था। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात, इसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा गया है, क्योंकि लॉर्ड मॉडले की बात करें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि लंदन में जो इंडियन मसलों को जो देखने वाला बंदा था ना, वहाँ पे लंदन में बैठा होता, वो मॉडले था, और इंडिया का वायसराय था मिंटो, इसलिए मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया इसको। ठीक है, रिफॉर्म्स में तो सुधार, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, इसका मतलब क्या था, इसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। इसमें पूरी तरह से एक बार फिर से डिवाइड एंड रूरल पॉलिसी को यूज़ करा गया। यहाँ पे पहले कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा मुस्लिम्स के लिए, मतलब कुछ ऐसी जगह फिक्स कर दी गई, सीट्स रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए, कि यहाँ पे जो है सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि मुस्लिम इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो वोट करेंगे वो भी मुस्लिम होंगे, यानी कि जीतने वाला तो मुस्लिम है ही है, जिताने वाले भी मुस्लिम होंगे, यानी कि हिंदू या कोई और यहाँ पे जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात कर लो, वो वोट कर नहीं सकते वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट करने वाला है, मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा होने वाला है। इस तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट की वहाँ पे मांग करी गई थी, और इसको वहाँ पे कर भी दिया कि हाँ अब सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा मुस्लिम्स के लिए, वो अलग से वोट वगैरह करेंगे। एक ये हो गया, और जो एडिशनल मेंबर्स की सीट थी वो भी बढ़ा दी थी, 16 से लेकर 60 तक कर दी थी। मेन इसमें क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात करते हैं मुस्लिम्स के लिए, वो बड़ा फंडा था जिसने पूरी तरह से दोबारा से डिवाइड एंड रूरल पॉलिसी को आगे फिर से एक बार एक्सटेंड करा था, और हिंदू मुस्लिम को फिर से अलग करने का ट्राई करा था। और ये जो चीज़ें ना धीरे धीरे करते करते इसी के कारण आगे जाके इंडिया पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाते हैं, दो नेशंस बन जाते हैं। इन्हीं जो स्टार्टिंग में जो ये बीज बोए थे ना, ये आगे उभरते हैं, बाद में जाके तो इंडिया मुस्लिम अलग हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करें वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मुस्लिम लीग का फंडा क्या था, ये कलकत्ता सेशन क्या था, ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे। जितना भी आपको बताया ना, सब कुछ आपको याद रखना है, सब कुछ आपको आना चाहिए। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आपने अभी तक जाके विजिट नहीं करा है, जाके विजिट ज़रूर कर लेना। और किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना।